तो आज दोस्तों हम सीखेंगे एडल्ट प्रोटीन पाउडर के बारे में। एडल्ट प्रोटीन पाउडर नाम से क्लियर है, ये प्रोटीन है, पाउडर के फॉर्म में है और एडल्ट यूज के लिए है। आप जानते हैं कि हमारे पास छोटे बच्चों के लिए 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीएन्स प्रो किड्स भी है, किड्स प्रोटीन। और इसके अलावा हमारे पास स्पाइरुलिना भी है, वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना वैसे भी प्रोटीन का बेस्ट और सबसे मोस्ट डाइजेस्टेबल सोर्स माना जाता है। तो यानी बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरी के प्रोटीन है। पहला छोटे बच्चों के लिए टीएन्स प्रो किड्स के नाम से 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा एडल्ट के लिए एडल्ट प्रोटीन पाउडर। तीसरा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक होलसम न्यूट्रिशन है जो प्रोटीन प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है। स्पाइरुलिना की खूबी क्या है, वो प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स है जो आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे लिवर की प्रॉब्लम जिसको हो, किडनी की प्रॉब्लम्स हो। उनको देखते होंगे कि आप डॉक्टर्स प्रोटीन डाइट मना कर देते हैं, प्रोटीन लेने से मना कर देते हैं, इवन दाल तक मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसान है पचने में, पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और बहुत ही आसान है पचने में, वर्चुअली नॉन टॉक्सिक है, तो वो तो हो गया स्पाइरुलिना। खैर, हम आज उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे द फाउंटेन ऑफ यूथ, टीएन्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर की। तो एडल्ट प्रोटीन पाउडर के बारे में, और सिंस ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मुझे लगता है मार्केट में सप्लीमेंट बनाने वाली सबसे ज्यादा कंपनी प्रोटीन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम ही बनाती, और ओमेगा, ये चार सप्लीमेंट सबसे ज्यादा कॉमन सप्लीमेंट्स है। तो ऑलमोस्ट हर सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी प्रोटीन बनाती है, डायरेक्ट सेलिंग हो या वैसे नॉर्मल कंपनीज हो। और मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिम जाने वालों के लिए, तरह तरह के प्रोटीन हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विच प्रोटीन इज बेस्ट। तो बिना किसी डाउट के आप टीएन्स के प्रोटीन को बेस्ट कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हूं, है तो अंधों की तरह गाते रहो कि हमारा ही बेस्ट है, हमारा ही बेस्ट है। नो, हम इसको साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। सबसे सिंपल जो कंपैरिजन होता है कि किसी भी ब्रांड का प्रोटीन आपके हाथ में आए, उसका कॉम्पोजिशन और टीएन्स के एडल्ट प्रोटीन पाउडर के ऊपर जो कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि पर सर्विंग प्रोटीन कितना है, उसमें शुगर कितना है, बाकी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाए। मार्केट में उपलब्ध किसी भी प्रोटीन से, चाहे वो मार्केट में ऐसे मिलने वाला डॉक्टर्स का अबॉट का प्रोटीन हो, प्रोटीन एक्स हो, या हर्बल लाइफ का प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन, एमवे का प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन, आप इसका कंपोजिशन कंपेयर कर सकते हैं। मैंने करके देखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुंह उठा करके कह देने से तो नहीं होगा कि हमारा प्रोटीन बेस्ट है। और उससे पहले प्रोटीन बेस्ट हो, वर्स्ट हो, गुड हो, बेटर हो, वट, प्रोटीन चाहिए क्यों? हमें खाने पीने की चीजों से भी प्रोटीन मिलता है, अंडे से प्रोटीन मिलता है, दूध से प्रोटीन मिलता है, बहुत सारे नॉन वेज, वेज, दाल, अंकुरित चन, ये स्प्राउट्स एंड बहुत सारे तरह के बीन्स, बहुत सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स, हर चीज में प्रोटीन है। तो फिर अलग से प्रोटीन पाउडर क्यों चाहिए? हमको कोई जिम जाना नहीं है, बॉडी नहीं बनाना है, तब क्यों चाहिए? और क्या है ऐसा टीएन्स प्रोटीन पाउडर में जो इसको बेस्ट बनाता है? तो आज उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी में रोल क्या है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जनरलाइज वे में तो आप सब जानते होंगे कि जितने किलो आपका वजन है, उतने ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है तो उतना चाहिए, अगर एक्सेस है तो आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे। लेकिन एक्सेस वेट में फैट के सेल्स ज्यादा होते हैं, और अगर आप अंडर वेट हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत डिफर करता है, बट जनरल रूल यही है कि आपका जितना किलोग्राम वेट है, उतना ही ग्राम प्रोटीन आपके डेली डाइट में होना चाहिए। बट सिर्फ प्रोटीन उतने ग्राम ले लेना डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं है। आपकी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली? क्योंकि प्रोटीन ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रोटीन लिया तो बॉडी में कहीं जाकर के वो व्हाइट कलर का पाउडर चिपक जाता है, नहीं। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, सिंथेसिस होगा, वो अलग अलग तरह के बहुत सारे फंक्शंस करता है बॉडी। तो जब तक उसका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा, वो फंक्शंस नहीं कर पाएगा। तो जितने ग्राम आपको चाहिए आप उतना लेते रहो, उससे ज्यादा लेते रहो, फायदा कुछ नहीं होगा।
उल्टा आपका लिवर और किडनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोटीन कितना लेना है केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन कैसा लेना है वो भी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। और प्रोटीन लेते समय, प्रोटीन चुनते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आपका बॉडी में प्रोटीन क्या करता है, पर्पस क्या है प्रोटीन का, वो समझिए। प्रोटीन की जरूरत आपके इम्यून सिस्टम में होती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जिससे जो बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया का अटैक होता है उसका एंटीबॉडी तुरंत डेवलप करने के लिए और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि एंटीबॉडी जो बनेगा वो भी सेल्स ही होता है, और किसी भी तरह के सेल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ 20 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब आप इन्फेक्शन में होते हैं तो इसको फाइट करने के लिए जो 20 तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन का काम एक है सिग्नलिंग प्रोटीन, जिसको साइटोकिन्स बोलते हैं। ये हमारे दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने का काम, यानी हमारे बॉडी में जो कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो सिग्नल्स नहीं पहुंचते, और बहुत तरह के मूवमेंट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो भी प्रोटीन के वजह से, प्रोटीन का एक सिंथेसिस होकर के साइटोकाइन्स अगर आपके बॉडी में नहीं बनेगा तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रोटीन का सबसे मेन रोल है मसल्स, मसल्स बिल्ड करना। जो एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी प्रोटीन के दो डेरिवेटिव्स हैं। प्रोटीन के डेरिवेटिव्स मतलब प्रोटीन से बनते हैं हमारी बॉडी, इंटरेक्शंस विथ ईच अदर फॉर मसल्स मूवमेंट। ये जो सेल्स होते हैं, बनते हैं उससे, वो हमारे मसल्स के मूवमेंट के लिए जरूरी है। और इसके अलावा जो मायोग्लोबिन है वो मसल्स को ऑक्सीजन रिलीज करता है। उसके अलावा जो फेरिटीन है वो ऑक्सीजन, वो फेरिटीन क्या है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके प्रोटीन बनाता है। फेरस, आयरन, फेरम या फेरस बोलते हैं आयरन को, प्रोटीन का टीन लिया गया है, तो जो फेरिटीन बनता है, जो बेसिकली आयरन और प्रोटीन के संयोग से बनता है, बहुत तरह के चेन रिएक्शंस होते हैं तो ये बनता है। वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में बेसिकली जो फेरिटीन होता है वो स्टोर और रिलीज करता है आयरन को, मतलब ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन जो पक रेड ब्लड सेल्स जब आपके लंग्स से गुजरेंगे तो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम, जब वो एल्वियोली के बाद एयर सैक्स से होकर गुजरता है हमारा ब्लड, तो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम, और जहां पे आकर के उसको सेल्स में छोड़ना है वो छोड़ने का काम, यही फेरिटीन करता है। तो प्रोटीन की कमी होने पे आपके शरीर में खून की कमी भी होगी, रेड ब्लड सेल की कमी भी होगी, क्योंकि उसमें फेरिटीन नहीं होगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा। आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, साइटोस्केलेटन, हमारी बॉडी में बहुत तरह के मसल्स हैं, जो जैसे आप नॉर्मल मसल्स कह लो, टेंडम्स कह लो, उसके बाद कार्टिलेज कह लो, या जो और भी हमारे हड्डियों को मजबूती देने के लिए, बॉडी को शेप देने के लिए, ये सब चीज, जिस तरह के स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का बनता है, उसके लिए प्रोटीन बहुत तरह के क्रियाकलाप करके और बहुत तरह के रूपों में विभाज्य होता है, और उसके बाद वो सारे चीजें बनाता है हमारी बॉडी में। जैसे आपने बोला होगा कि लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। अब इंसान तो गाड़ी घोड़ा तो है नहीं कि उसमें ग्रीस होगा जॉइंट्स में। वहां पे क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, टेंडम्स होते हैं, मसल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोटीन के अलग अलग तरह के सिंथेसिस से बनती है। उसके नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एंड ट्यूबल्स दैट मेंटेन सेल शेप। केराटिन, आप जानते हैं केराटिन से हमारे बाल बनते हैं, आपके स्किन में और बालों में, उसके बाद अलावा नाखून में केराटिन पाया जाता है, वो भी प्रोटीन से ही बनता है। कोलाजन, कोलाजन जो हमारे स्किन के लेयर में होता है, जब भी मैंने आपको जो हमारा ब्यूटी डिवाइस है उसके में पढ़ाते हुए स्किन पढ़ाया था तो बताया था कि कोलाजन क्या है। वो भी हमारे स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे स्किन को और मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसमें मजबूती नहीं होगी तो स्किन लटक जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी चेहरे की स्किन में। कोलाजन अगर आपके जॉइंट्स में खत्म हो जाएगा तो जॉइंट्स वीक हो जाएंगे, आपके शरीर का शेप बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा बेसिकली। तो कोलाजन भी प्रोटीन से ही बनता है, कोलाजन बना। उसके अलावा इलास्टिन,
तो आपके बॉडी के मसल्स को, स्किन को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है, वो इलास्टिन भी प्रोटीन से ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन कितने रोल निभाता है। उसके अलावा प्रोटीन्स इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिसमें फेरिटिन होता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, उसके बाद एल्ब्यूमिन ब्लड की लिक्विड, ब्लड में जो लिक्विड होता है ना, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के लिक्विड, और उसके अलावा ब्लड की विस्कोसिटी, ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए उसमें एल्ब्यूमिन होता है, वो भी प्रोटीन से बनता है। मतलब प्रोटीन अकेला प्रोटीन से नहीं बनता, प्रोटीन का भी रोल है वो बना। इसके अलावा बहुत तरह के एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खासतौर पे, जो दूसरे फूड को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, ताकि वो पच सके, रोल निभाते हैं, वो भी प्रोटीन से बनता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, जो बॉडी का जो बेसिक इकाई है, सेल कोशिका, उसका जो मेम्ब्रेन बनता है, झिल्ली, वो प्रोटीन का बनता है। यानी अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हुई, चाहे आपके डाइट में प्रोटीन कम है, या बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या प्रोटीन का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, तो क्या होगा, आपके सेल तक की सेहत खराब हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएंगे। फॉर्म चैनल्स फॉर substances to move through membrane, acts as enzymes, acts as receptors. Three types of proteins: peripheral protein, integral protein and lipid bound protein. ये तीनों ही सेल मेम्ब्रेन बनाने में रोल निभाते हैं। ये तो हो गया कि बॉडी में प्रोटीन कितने तरह के फंक्शन, और ये भी, ये जो फंक्शन है ये बेसिकली मेजर फंक्शंस है। इसके अलावा माइनर फंक्शन 100 से ऊपर प्रोटीन के। अब अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, तो मतलब क्या क्या परेशानी बंदे को हो तो आप प्रोटीन सजेस्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रखें, भूख, प्रोटीन रिच फूड खाने की क्रेविंग ज्यादा होगी, भूख ज्यादा लगेगी, मीठा, एनर्जी लो महसूस होगा, मीठा खाने की क्रेविंग होगी। अगर मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो जरूरी नहीं है कि उसको शुगर ही हो गया है। कुछ लोगों को देखेंगे मीठा खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन शुगर उनका नहीं बढ़ा हुआ रहता, उनके शरीर में प्रोटीन डिफिशियंट रहता है। आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगा, और कमजोरी बहुत ज्यादा लगेगी। मसल मास, आपका मसल धीरे 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 कम होता जाएगा, बॉडी में मसल्स वीक होते जाएंगे, मसल मास कम होता जाएगा। आपको स्किन में, हेयर में, नेल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पुरानी सी, डल सी, टूटी फूटी सी लगने लगेगी, हेयर फॉल बढ़ जाएगा, हेयर का जो टेक्सचर है, और खास तौर पे जो डैमेज्ड हेयर होते हैं, जो लेयर होती है स्किन की, डैमेज्ड रूखे हेयर हो जाएंगे। आपके नेल्स में प्रॉब्लम, नेल क्रैक होने लगेंगे। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन या और स्लो हीलिंग इंजरीज, मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और किसी भी तरह का अगर चोट लग गया, कोई इंजरी हो गई, तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो। आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, तो बॉडी का जो पूरा का पूरा वेट है वो आपके बोन्स पे आने लगेगा, मसल्स वीक होने से। और बोन में जो बोन मैरो है वो भी वीक होगा, ब्लड का काउंट कम होगा, बोन को ऑक्सीजन ट्रांसफर कम होगा, तो इसकी वजह से भी बोन आपके फ्रेजाइल होने लगे। फैटी लिवर, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो लिवर में प्रोटीन जहां जमा होना चाहिए वहां फैट जमा होना शुरू, क्योंकि खाली जगह कुछ तो भरेगा, तो फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद बॉडी में स्वेलिंग बहुत जल्दी आएगी, खास तौर पे लोअर लेग्स, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग्स में, एंकल्स में स्वेलिंग जल्दी आएगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे लक्षण अगर आपको हो, तो इसका मतलब प्रोटीन डेफिशिएंट है। प्रोटीन डेफिशिएंसी के रीजन कई हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा एक सार्कोपेनिया। अब जो सार्कोपेनिया है वो क्या है समझिए, जब आपका मसल जो मास है वो कम हो जाता है, फैट, आपके मसल्स जब वीक हो जाते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सार्कोपेनिया। आप देख सकते हैं
कि दो फोटो बनाए गए हैं एक बंदे का, वो ऐसे बाइसेप्स का मसल दिखा रहा है, जिसमें एक में देख सकते हैं कि मसल मास कितना है, और दूसरे का हाथ तो उतना ही मोटा है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें फैट और स्किन है, मसल्स नहीं। तो मसल लॉस अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड सार्कोपेनिया। अगर इसको मैं जूम करूं तो आप देखेंगे दो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि मसल में मोस्टली होता क्या है। एक बोन में फैटी टिश्यू होते हैं, फिर उसके बाद बोन होता है, सबसे बोन के नीचे बोन मैरो होता है, उसके ऊपर जो ये रेड पिंक कलर में है वो मसल है। 25 की एज में आपका मसल ऐसा होता है, और मसल के ऊपर फैट की लेयर होती है जो आपको बाहर के टेम्परेचर से बचाती है, और उसके ऊपर स्किन होता है। तो लाइट पिंक येलो कलर में फैट की लेयर है, लाइट पिंक में स्किन है, अंदर जो डार्क रेड टाइप का जो है वो मसल है, उसके पीछे बीच में जो व्हाइट है वो बोन है, और बोन के नीचे जो थोड़ा सा स्टोन कलर जैसा है, स्मोक कलर जैसा, वो आपका बोन मैरो। ये यंग एज में जब हेल्दी मसल है। लेकिन वही जब जिसका मसल मास लॉस होने लगा, जब वो बूढ़ा हो गया, तो आप देख सकते हैं कि फैट बढ़ गया है, मसल घट गया हो और अव्यवस्थित हो गया है, टूटा फूटा सा हो गया है। तो ऐसा उम्र बढ़ने के साथ साथ या किसी भी वजह से अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है तो होता रहता है। 60-65 की उम्र के ऊपर 25% लोग सार्कोपेनिया से अफेक्ट हो ही जाते हैं, और 80 के ऊपर लगभग 60% लोग सार्कोपेनिया से अफेक्टेड है। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है, क्योंकि टीएंस आपको जो भी अपने इस तरह का हेल्थ डेटा दिखाएगा अपने पीडीएफ वगैरह में, वो सारा जो डब्ल्यूएचओ का डॉक्यूमेंटेड डाटा होता है वो दिखा। ये ऐसा होता क्यों है? जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको कम डिप्लीट क्यों होते हैं? अगर आपका डाइट खराब है तो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिंग तत्व ज्यादा जाएंगे और आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। न्यूट्रिएंट्स अगर आपके शरीर में कम है तो ठीक है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, और वो आपके हेल्थ को बिगाड़ना शुरू कर देगा, हेल्थ को बिगाड़ना शुरू कर देगा। अगर ये तीन चीजें न्यूट्रिएंट, देखिए ये एक पिरामिड बनाया गया है जिसका जो बेस है वो ज्यादा जो बड़ा है वो क्या है? बैड डाइट, बैड हेल्थ, बैड लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी। ये आपको अफेक्ट कैसे करता है? अब आप जब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक्स, ये सब चीजों का बात आ गया। अब प्रोटीन से ये कैसे कनेक्ट होता है? और ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली। तो इस समय हार्ट डिजीज से आप देख सकते हैं कि ये 2000 और 2019 का डेटा है, कितने लोगों की डेथ हुई है ये आपके सामने। मिलियन, और ये डेथ कोई एक दो तीन चार पांच छह नहीं है, मिलियंस में। स्ट्रोक्स दूसरे नंबर पे है, जो सीओपीडी है लंग की बीमारी वो तीसरे नंबर पे है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन वो चौथे नंबर पे है, नियोनेटल कंडीशंस, नियोनेटल मतलब बच्चा जो पैदा होता है उस समय जो बीमारियां होती है वो पांचवें नंबर पे है। उसके बाद अलावा लंग्स के और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैंसर छठे नंबर पे है। अल्जाइमर और डिमेंशिया ये सब तरह की जो डिजीज है वो सातवें नंबर पे है। जो डायरिया टाइप की जो बीमारियां हैं वो आठवें नंबर पे है। और 9 नंबर पे है डायबिटीज, 10वें नंबर पे है किडनी डिजीज। हार्ट डिजीज से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोलोलेस को, वर्जिन कोकोनट ऑयल को, अपने ओमेगा को, ओपीसी को और प्रोटीन को ढंग से समझें। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में, जैसे हार्ट डिजीज है एक बंदे से दूसरे एक बंदे में नहीं फैलेगी। स्ट्रोक्स है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलेगी। सीओपीडी है नहीं फैलेगी। लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें फैलने का चांसेस भी होता है। जो नियोनेटल कंडीशंस हैं उसमें वो भी कम्युनिकेबल हो सकता है। जो बच्चों में आप देखते होंगे तरह तरह के जापानी बुखार, ये बुखार वो बुखार, ये सब चलता रहता है। उसका रीजन क्या है कि अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा जाता है, हमारे बॉडी में आजकल रिफाइंड ही सब कुछ जा रहा है, दाल खाए, चावल खाए, जो भी खाए, हम प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड खा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम ताजा खाना खाते थे।
घर में वो नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशन में स्टोर किया जाता था, दाल चावल सब कुछ। खराब हो गया तो आपका गया। लेकिन आपने घर पहले होता था ना जमाने में, मिट्टी की कोठियां बनती थी, और उसमें या ड्रम वगैरह होते थे घरों में, धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होने लगा तो पहले, और उसमें धान चावल गेहूं लोग स्टोर करके रखते थे, जब जितना जरूरत हुआ उसको इस्तेमाल करते थे। सब्जियां ताजी उगती थी, अपना किचन गार्डन होता था, उसमें से खाते थे। अभी क्या होता है कि हम पिसा पिसाया आटा, शक्ति भोग तो ये भोग खरीद लेते हैं, या बाजार से चावल गेहूं ये सब खरीदते हैं। फसल एक बार होती है, जब फसल नई नई उगती है तो कोई भी बिजनेसमैन, क्योंकि उस टाइम में फसल का दाम कम होता है, उसी टाइम में करोड़ों टन लाखों टन खरीद लेता है और उसको वो स्टोर करता है। अगर उसका स्टोरेज में खराब हो गया तो उसका कितना बड़ा लॉस होगा। इसलिए वो कुछ ऐसे उपाय करता है जो स्टोरेज के दौरान वो खराब ना हो, और वो जो उपाय है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा कि फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा है। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? धान उगाया, धान से चावल निकाला, चावल को पॉलिश किया, धो मांज के एकदम चमकता हुआ चावल आपको सर्व कर दिया, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। गेहूं आया, गेहूं को धोया, सुखाया, उसको पीसा, उसके आटे में चमक लाने के लिए थोड़ा इधर उधर की चीजें मिला दी, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, वो प्रोसेसिंग। आपने सुना होगा सरकार भी फोर्टिफाइड चावल बांटती है। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? वो कई तरह के चावल को तोड़ तोड़ करके पहले उसका पेस्ट बनाया जाता है, उसमें फिर विटामिन ये सब चीजें मिलाई जाती है, फिर उसको चावल के तौर पे बनाया जाता है। तो ये खाने के मूल स्वरूप को किसी भी तरह से बदलना इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के दौरान उसका एसेंशियल जो ओरिजिनल एसेंस है वो लॉस होता है, और उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें तो जिस भी प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट है उसकी रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनमेंट, उसको अच्छा दिखने के लिए, अच्छे समय लंबे समय तक टिकने के लिए। तो एक तो ये रीजन है जो इतने सारे हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, क्योंकि उससे फिर फैट बढ़ता है बॉडी। और दूसरा रीजन है, वो है गलत प्रोटीन का इंटेक। गलत प्रोटीन का इंटेक। अभी बहुत सारे लोगों को जिम जाकर के बॉडी बनाने का चस्का चढ़ता है। पहले तो केवल लड़कों में मर्दों में होता था, आजकल लड़कियों में। जब वो जिम जाना शुरू करते हैं तो उनका इंस्ट्रक्टर, जो ना तो एक डाइटिशियन होता है ना एक डॉक्टर होता है, उनको प्रोटीन की सलाह देता है। और आपने देखा होगा ये बड़े बड़े डब्बे प्रोटीन के 5-5 किलो के वो खरीद के लाते हैं और उसको खाते हैं ताकि बॉडी बना। बॉडी टाइप नहीं पता, उसकी बॉडी में क्या कमी है क्या ज्यादा है वो नहीं पता, उसका डाइजेस्टिव कंडीशन कैसा है वो नहीं पता, उसका किडनी का कंडीशन कैसा है वो नहीं पता, कुछ नहीं पता, प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। तो ये प्रोटीन किस तरह से नुकसान, आपने सुना होगा कि लोग जिम में जाते हुए एकदम फिटनेस वाले लोग, जिम के ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आया लोगों को। आया है कि नहीं आया? ऐसे न्यूज सुने हैं ना? तो वो कैसे प्रोटीन से कनेक्टेड है, सुनिए, समझिए। ये जो कंप्लीट प्रोटीन होता है, पूरा का पूरा जो प्रोटीन होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है साथ में प्रसाद के। ठीक है। खास तौर पे जो एनिमल प्रोटीन होता है, हाई एनिमल प्रोटीन डाइट वाज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विथ टोटल होमोसिस्टीन concentration, whereas high plant protein diet was inversely associated with total homocysteine concentrations। ये एक स्टडी है जो डाइटरी प्रोटीन के ऊपर की गई है, और उसके रिजल्ट के फलस्वरूप ये निकल के समझ में आया है। अब समस्या ये है कि यहाँ पे तो बोल रहा है कि होमोसिस्टीन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। अगर आप एनिमल प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो होमोसिस्टीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और अगर आप प्लांट प्रोटीन खाते हैं तो वो घटता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होमोसिस्टीन होता क्या है, और इसका घटना बढ़ना हमें कैसे अफेक्ट करता है।
कोई बताएगा? एनीवन? अरे होमोसिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे लोग यहाँ पे साइंस पढ़े हुए बैठे हुए, होमोसिस्टीन ही नहीं पता है। अब ब्लड टेस्ट भी कराते हैं तो उसमें होमोसिस्टीन का लेवल आता है ना। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है। विटामिन बी 12 और बी 6 की मदद से ये कई तरह के दूसरे चीजें, केमिकल, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, वो हमारी बॉडी में बनाता है। तो जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उसके सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन बढ़ता है। और होमोसिस्टीन बढ़ने से क्या होता है, आपको डिमेंशिया का, हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, क्योंकि ये जमने लगता है हमारे आर्टरीज। ये क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। केवल फैट ही नहीं जमता है। अब ये होमोसिस्टीन के अलावा जो, अब अगर मान लीजिए कि जो एनिमल प्रोटीन, जब हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं और प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं, तो अभी आपने सुना होगा एक चीज ट्रेंड में है जिसमें बोलते हैं वेगन डाइट। बहुत सारे लोग वेगन डाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं। वेगन डाइट में एनिमल सोर्स से आने वाला कुछ भी नहीं होता। वेगन डाइट में दूध को भी, जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो आपने सुना होगा, दूध भी आता जानवरों से है लेकिन माना जाता है नॉन वेजिटेरियन, सॉरी वेजिटेरियन। जब तक मांस और खून नहीं है तब तक उसको वेजिटेरियन माना जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वेगन लोग दूध को भी नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। उनके लिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके लिए कॉन्सेप्ट है एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं इस चीज में, इस चीज को समझिए। दो फैक्टर्स हैं, एक है रिलीजियस फैक्टर या कस्टमरी फैक्टर, और एक है साइंटिफिक फैक्ट। एक है फैक्टर और एक है फैक्ट। तो रिलीजियस के हिसाब से या जो कस्टम्स चल रहे हैं हमारे सोसाइटी में उसके हिसाब से कुछ चीजों को रखा गया है वेजिटेरियन की कैटेगरी में, जो वेजिटेशन से आता है, और कुछ चीजों को नॉन वेज की कैटेगरी में रखा गया है, जो वेजिटेशन से नहीं आए, साग सब्जी से नहीं आए हैं, यानी पौधों से नहीं आए, प्लांट से नहीं आए। तो दूध के ऊपर ये हमेशा से बहस रही कि दूध कैसे वेजिटेरियन हो सकता है अगर वो जानवर से आता है। तो उसके लेकिन साइंटिफिक हिसाब से देखें तो फूड की दो कैटेगरी बनाई जाती है सोर्स के हिसाब से। एक है प्लांट सोर्स, एक है एनिमल सोर्स। जानवर से जो कुछ भी आया, चाहे वो उसका मांस है, उसका खून है, अंडा है, चर्बी है, व्हाट्सोएवर, वो हो गया फ्रॉम एनिमल सोर्स। और जो प्लांट सोर्स से आता है वो हो गया प्लांट सोर्स। तो जो वेगन डाइट है वो एडवोकेसी एडवोकेट करता है प्लांट सोर्स को। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से दूध से भी होमोसिस्टीन बढ़ता है, दूध लेने से, क्योंकि वो भी एनिमल प्रोटीन है। जो मिल्क का प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन। ऐसा क्यों? तो अगर एक रफ लैंग्वेज में बोले तो ऐसी मान्यता है कि इंसान एकमात्र एनिमल है जो दूसरे एनिमल का दूध पीता है। हर हर एनिमल का, हर स्पीसीज का, जैसे एनिमल में कई तरह के स्पीसीज हैं जिनको स्तनपायी बोला जाता है, मैमल्स बोलते हैं ना उनको, स्तनपायी, जिनके बच्चे उनका दूध पीते हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर और गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, ये सब चीजें हैं। और इंसान भी एक स्तनपायी है, जिसमें फीमेल को स्तन होता है और बच्चे पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध। तो भाई जिस एनिमल के बॉडी में दूध प्रोड्यूस हो रहा है, कुदरत ने वो दूध उसी के बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया होगा, उसी के बच्चों की बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया होगा, या नहीं किया होगा?
बकरी तो कुत्ते का दूध नहीं पीती। या कभी गाय का बछड़ा भैंस का दूध पीने लगा हो? देखा, एक होता है ना, बहुत सारे किसान गाय भैंस सभी पालते हैं, तो कभी देखा है गाय का बछड़ा छूट गया और भैंस का दूध जाके पीने लगा? तो केवल इंसान का ही है ऐसा सिस्टम कि वो सभी जानवरों का, ऊंट का हो या बकरी का हो या भैंस का हो या गाय का हो या तरह तरह के जानवरों का दूध पी लेता है। क्योंकि जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बनाया कुदरत ने, जिसकी वजह से उसमें पचाने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता नेचुरल जो आपके लिए है उससे इतर चीजें अगर आप लेंगे तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि एनिमल जो मिल्क है और उसका जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मिल्क कंजम्पशन को, टोटल मिल्क कंजम्पशन को समझना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड। जो टोटल मिल्क कंजम्पशन है पर कैपिटा एक आदमी का वर्ल्ड वाइड, वो कितना है आप देख सकते हैं। ये किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर है, मतलब लेस देन 37.37। ये आप जोन वाइज देख सकते हैं। अगर हमारे देश का आप देखेंगे तो हमारे देश में 37 लीटर से 79 लीटर, 79 79 79 ही होता है ना, ये 79 89 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, 79 80, हाँ 79 है। तो 37 लीटर से 37 लीटर से 79 लीटर, 79 लीटर या किलो कह लो, इसमें ये किलोग्राम में दिखाया गया है, किलो दूध एक आदमी पूरे साल में पीता है हमारे देश में। अब ये देख सकते कलर वाइज यहाँ पे जोन दिया गया। सबसे ज्यादा दूध पीने का, जो हम लोग सोचते हैं ना दूध दही की भारत में नदियां बहती हैं, तो ये गलतफहमी आप ये चार्ट देख करके दूर दूर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मिल्क कंजम्पशन वाले देश आप देख लीजिए कौन से, वो हम नहीं है। अगर आपको लगता हो कि हम तो बहुत बड़े वेजिटेरियन हैं, हमारे यहाँ दूध लोग बहुत लोग पीते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ना तो हम पशुधन के मामले में, ना मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, ना मिल्क कंजम्पशन के मामले में टॉप पे नहीं है। आप इस फोटो के हिसाब से देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, उधर रसिया है, या अफगानिस्तान को तो रसिया ही होगा, और उसके अलावा रसिया के बगल में ये यूक्रेन, पोलैंड, यूरोपियन कंट्रीज है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है, इधर नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। तो इन सब देशों में मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। तो ये मिल्क का कंजम्पशन है, ये क्यों दिखाया। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये उसका मैप है। अब इन दोनों मैप में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? अगर मैं छोटा करके दोनों एक साथ दिखाऊं, इन दोनों मैप में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? ये दोनों मैप में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? हैंड रेज कीजिए और मुझे बताइए। जी सुमन मैम बताइए। सर एक्चुअली ये जब एक्सप्लेन किया गया था तो इसके बारे में बताया गया था एक्सप्लेन कि क्या इंडिया किया गया था वो छोड़ दीजिए, आपको क्या दिख रहा है इंडिया ये बताइए ना। इंडिया में लोगों को ये धारणा है कि दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी मैंने होती है। धारणा नहीं पूछी, आपको ये मैप से क्या समझ में आता है वो बताइए। यही यही जो एक्सप्लेन किया गया वही मैं बता रही हूँ ये कि मैप क्या दिखा रहा है? मैं जो दूध एक्सप्लेन किया पीने गया से वो नहीं कैल्शियम पूछ की रहा हूँ। मात्रा मैं वो नहीं फुलफिल पूछ रहा, आप होती रहने है। दीजिए। आप जब सवाल है अपनी मर्जी से ही बोले जाओगे। मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों मैप में क्या दिख रहा है, ये दोनों मैप क्या दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है वो आपको पता है, वो आप बाद में समझा लेना। ये मैप क्या दिखा रहा है पहले ये बताइए। हाँ, अब बोलिए। ये ग्रीन पोर्शन जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस का दिखा रहा है कि इन कंट्रीज में जहाँ पे मिल्क कंजम्पशन के को होता है वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा ज्यादा है। हाँ, इंडिया ये दिखा रहा है कि जहां पे, जिस वर्ल्ड के जिस भाग में सबसे ज्यादा मिल्क का कंजम्पशन है, उसी भाग में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस। और ये दोनों ऑथेंटिकेटेड डाटा है। ये जो मैप है ये एफएओ डाटा से लिया गया है, ये किसी ने अपनी मर्जी से नहीं बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लोगों को समझाना है।
क्योंकि अब इसको समझने से के लिए आप समझिए कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में यानी आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाए। और दूध, हमारी प्यारी माताएं अपने बच्चों को दूध ठूस ठूस के पिलाती रहती है, उनके पीछे पड़ी रहती है, जान के पीछे पड़ जाती है, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। क्यों? हड्डी मजबूत होगा, दूध में कैल्शियम होता है, हड्डी मजबूत होगा। यही होता है ना। मतलब बच्चों की नाक में दम कर देती है माए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे तो हमको नींद ही नहीं आएगी। अगर दूध पीने से हड्डी मजबूत होती, अगर दूध पीने से कैल्शियम मिलता, तो जहां पे दूध का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा क्यों होता? तो कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो समझने की जरूरत। ये धारणा क्यों बनी और एक्चुअल रियलिटी क्या है। कुछ चीजें होती है जो हम मानते हैं सोचते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं। जब आप दूध ज्यादा पीते हैं, दूध में क्या होता है, दूध में जो एनिमल सोर्स से जो दूध आता है उसमें दो मुख्य अवयव होते हैं। प्रोटीन जो होता है दूध में, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है केसिन जो 80% होता है, और दूसरा होता है वे प्रोटीन जो 20%। दूध में जो एनिमल सोर्स से आने वाला दूध है उसमें दो तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है केसिन, एक होता है वे। 80% केसिन और 20% वे। तो जब आप पूरा का पूरा दूध पी रहे हैं तो 80% क्या ले रहे हैं, केसिन ले रहे हैं। केसिन की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप होता है। वो क्या होता है, 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव सम डिग्री ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब दूध आपके शरीर को पचता ही नहीं है। पुटिंग स्टारिन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पुटिंग स्ट्रेन, सॉरी स्टारिन, पुटिंग स्ट्रेन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज केसिन ब्रेक्स डाउन स्लोली। केसिन क्या है, जब आपके दूध में आप दूध पी रहे हैं या कोई भी एनिमल सोर्स वाला प्रोटीन ले रहे हैं उसमें केसिन है, केसिन बहुत धीमे टूटता है, बहुत धीमे टूटता है। खास तौर पे ऐसे लोग जिनका फिजिकल वर्कआउट कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत कम है, कम है मतलब आप हाईली फिजिकली एक्टिव नहीं हो, बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हो, तब तो केसिन टूटेगा ही नहीं आपकी बॉडी में। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा, तो क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे फालतू का स्ट्रेन बढ़ेगा एंड सिचुएशन विल डेवलप विच विल बी नोन एज एवन केसिन इंटॉलरेंस। मतलब केसिन आपको पच नहीं रहा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में कहा गया है एक रिसर्च में कि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन वाज फाउंड बिटवीन पर कैपिटा A1 केसिन कंजम्पशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीजेस मोर्टालिटी 5 years लेटर। तो अगर आपने बहुत ज्यादा केसिन वाला प्रोटीन लिया और A1 केसिन कंजम्पशन आपका बढ़ता रहा, इंटॉलरेंस डेवलप कर लिया, तो हार्ट डिजीज से मरने की का खतरा 5 साल बाद आपके अंदर बढ़ जाएगा। बिकॉज A1 केसिन इंड्यूस सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस सिग्निफिकेंटली। मतलब आपके जो अंदर क्लॉटिंग हो, जो जमने लगता है ना, जो ब्लॉकेज कॉज करता है, वो सीवियरली इस चीज को कॉज करता है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो यहाँ दिखाया गया है, ये ये जो प्लाक फॉर्मेशन है, नॉर्मल फंक्शन, ये जो प्लाक बिल्डअप हो गया है, दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये बढ़ता है जैसे जैसे आपके शरीर में A1 केसिन लेते जाएंगे आप, ये बढ़ता जाएगा, प्लाक बिल्डअप बढ़ता जाएगा। तो जब प्लाक बिल्डअप बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और आइस्चेमिक हार्ट डिजीज
का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड पैदा होते हैं उनकी माएं भी उनको दूध ठूस ठूस के पिलाती है कि बच्चे का ग्रोथ फास्ट होगा, जबकि सच्चाई ये है कि वो ऑटिज्म को और बढ़ा देता है। न्यूमरस इन्वेस्टिगेटर्स हैव ऑब्जर्व दैट फूड सेंसिटिविटी इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन मेनी केसेस ऑफ ऑटिज्म। ग्लूटेन एंड केसिन, केसिन क्या है, ग्लूटेन और केसिन दोनों काउ मिल्क, गाय के दूध या जो जन मतलब ये जो फैमिली है उस फैमिली के मिल्क में पाया जाता है। वे आर बाय फार द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीकेटेड ऑफेंडिंग सब्सटेंसेस। ऑटिज्म बढ़ाने का रीजन ही है, प्रेगनेंसी में खूब दूध पिलाते हैं, बच्चा गोरा पैदा होगा, गाय का दूध। सुना है आपने, प्रेगनेंसी के दौरान माओ को गाय का दूध पिलाया जाता है, बच्चा गोरा पैदा होगा बोल के, बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी। तो ये सारे जो मिथ्स हैं दुनिया में जो डेवलप हो रहे हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गया, ग्लूटेन सिर्फ दूध में नहीं होता, ग्लूटेन तो गेहूं में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, और केसिन जो काउ मिल्क प्रोटीन में होता है। और बेसिकली ये रीजन क्या होता है, तो ये केसिन डाइजेस्ट तो होता नहीं है, तो ये सिर्फ हार्ट की आर्टरीज में नहीं जमता, ये ब्रेन में जाकर के ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसके बीच में जाके जम जाता है, और एक सेल से दूसरे सेल में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से केवल ऑटिज्म नहीं, पार्किंसंस, डिमेंशिया जैसी जो बीमारियां हैं वो भी इसीलिए पैदा होती है, क्योंकि ब्रेन के जो न्यूरो सेल्स है ना, न्यूरो सिस्टम है हमारा, उसके बीच में ये प्रोटीन जमा होने लगता है, ये केसिन जमा होने लगता है, क्योंकि पचेगा तो है नहीं, तो लिवर बेचारा कितनी देर पचाए, लिवर कितनी देर पचाए। मान लीजिए आपने एक बंदा रखा गंदे बर्तन धोने के लिए या गंदे कपड़े धोने के लिए, अब वो बंदा धोए जा रहा है, लेकिन कोई बीच बीच में कोई जिद्दी कपड़ा आ रहा है जो इसका दाग साफ ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, बाकी कपड़ों पे 5 मिनट लगाता है तो उस पर 10 मिनट रगड़ेगा, 15 मिनट रगड़ेगा, नहीं होगा वैसे डाल दे। तो हमारा लिवर भी वही करता है, बहुत सारी चीजें आती है पचाता है हमारा, सॉरी लिवर ने, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारी चीजें आती है पचाता है, आती है पचाता है। केसिन को पचाने के लिए रगड़ घस करता है, बहुत कोशिश करता है, नहीं पचता है तो जा, लिवर में आया, लिवर देखता है भाई ये तो नहीं रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तो इतनी मात्रा हमारा 80% केसिन में, इतनी मात्रा में आ रहा है, कितना निकाल पाएगा। तो उस चक्कर में लिवर पे एक्स्ट्रा प्रेशर तो पड़ता ही है, लेकिन लिवर बहुत सारा निकाल करके जो किडनी की तरफ भेजने लगता है, किडनी पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और जो कुछ ब्लड स्ट्रीम में से नहीं निकाल पाया वो फिर पूरा शरीर में जाके इधर उधर बैठना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें न्यूरो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स या हड्डियों का कमजोर होना, ये सारी चीजें ही करेगा। और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च, ये सब आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के रिसर्च हुए, सबकी जानकारी नीचे है। ये जो केस रिपोर्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं, उनके बेस पे ये कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना प्रोटीन बेचना है तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज हैं। और टीएन एडल्ट प्रोटीन पाउडर में ऐसा क्या है भाई, तो ये प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स है जिसमें केसिन नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें है क्या, तो क्वालिटी वे प्रोटीन। अब आप बोलेंगे वे प्रोटीन तो है, तो वे प्रोटीन तो दुनिया में और भी मिलता है, वे प्रोटीन दुनिया में मिलता, मिल्क से निकाला जाता है, लेकिन क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स ना। सीमेंट से ही तो हर घर बनता है ना, सीमेंट से हर घर बनता है, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, रॉड, यही सब से। तो जो घर आप अपने लिए खुद बनाते हैं और जो ठेकेदार बनाता है या जो सरकारी कंस्ट्रक्शन होता है, क्या सेम होता है, होता है क्या। आप अपने घर में बच्चों के लिए जो खाना बनाते हैं और वही ढाबे में, रोड साइड ढाबे में जो खाना बनता है, सेम होता है क्या। तो वैसे ही वे प्रोटीन के नाम पे जो बाजार में बिक रहा है,
वो बेसिकली वे प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारा केसिन, वे निकालने का जो तरीका है, जब प्रोटीन से पनीर निकाला जाता है ना दूध से, तो बचता है ना, दैट इज बेसिकली जो प्रोटीन से वो जो पीला सा जो लिक्विड बचता है, दैट इज बेसिकली वे। तो ओरिजिनल वे प्रोटीन नहीं, और वे प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि वे प्रोटीन पनीर से भी ज्यादा महंगा बिकेगा, उसकी मात्रा ज्यादा रखने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा केसिन, उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारा केसिन छोड़ दिया जाता है, या उसमें बाद में कुछ और मिला दिया जाता है, ड्राइड मिल्क पाउडर डाल दिया जाता है जिसमें केसिन होता है। तो क्वालिटी किस सोर्स से आ रहा है, तो ये इसमें क्वालिटी वे प्रोटीन, जो प्योर वे प्रोटीन है, ट्रिपल रिफाइंड वे प्रोटीन इसमें डाला जाता है। इसके अलावा जो वे प्रोटीन होता है उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो स्पेशली ल्यूसिन। अब ल्यूसिन क्या है वो आगे हम जानेंगे कि ल्यूसिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको स्पेशली सिग्निफाई किया गया है। ल्यूसिन भी इन्हीं 9 अमाइनो एसिड्स में से एक है, लेकिन उसका नाम स्पेशली क्यों लिखा गया वो हम समझेंगे आगे। सोय आइसोलेट, जो सोय सीड्स हैं, ये जो सोय बीन्स हैं, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है जिससे सोयाबीन की बड़ियां बनती है। तो उससे क्या है, सोयाबीन का तेल भी होता है, तेल निकाला उससे, फिर वो जो बच गया वो तो आप सोया की बड़ियां खाते हैं सब्जी बना करके वो। लेकिन सोय सीड्स में, सोयाबीन्स में प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा, लेकिन केवल प्रोटीन तो नहीं होता। अगर केवल प्रोटीन होता सोयाबीन में, तो तेल कहां से निकलता, निकलता क्या तेल सोया में से? तो तेल तो आप खाते हो सोया का, इसका मतलब सोया में तेल भी होता है, यानी फैट भी होता है। उसके बाद उसमें जो आप, उसको तेल निकलने के बाद जो बच जाता है, उसको आप खाते हैं ना सोया की बड़ियों के तौर पे, सोया चंक्स जिसको बोलते हैं, बोलते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट, मतलब उसमें से तेल निकाल लिया, उसमें से प्रोटीन निकाल लिया, फिर भी वो न्यूट्रिशियस है। तो सोय प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है, कि सोया की फलियों को सुखाओ, उसको पीस डालो, वो पूरा का पूरा यूज हो गया प्रोटीन के तौर। वैसे ही उससे भी बनाया जाता है, जो मिलेट में एक है ना रागी, रागी को पीस करके रिफाइन करके प्रोटीन बना दिया जाता है। लेकिन जब आपने पूरे के पूरे सोय बीन को सुखा करके, ड्राई करके पीस दिया है, तो उसमें प्रोटीन तो है, लेकिन साथ में फैट भी है, साथ में कार्ब कार्ब भी है। लेकिन जो सोय आइसोलेट होता है, मतलब उसमें से प्रोटीन आपने अलग किया है, प्रोटीन आपने निकाल लिया और केवल वही यूज किया है। तो बेसिकली इसमें सोय आइसोलेट यूज किया गया है। उसके अलावा इसमें और भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, जो विटामिन बी, भी मैंने बोला ना, विटामिन B12 और विटामिन B6 जरूरी है। नहीं तो अगर विटामिन B12 और B6 ना हो आपके प्रोटीन में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आर्थ्रोसेलोसिस का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि होमोसिस्टीन को ब्रेक करने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। और 100% तो होमोसिस्टीन को आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होमोसिस्टीन जरूरी है, वो एक अमाइनो एसिड है। अब वो अमाइनो एसिड ही ब्रेक नहीं होगा अगर विटामिन B12 और B6 ना हो तो। उसके अलावा विटामिन ए और ई, ऑक्सीडेशन के खतरे से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी और मिनरल्स, क्योंकि प्रोटीन से आपको बहुत सारे काम लेने हैं। तो वो सारी चीजें जो मैंने बताया ना, प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं बॉडी में। जैसे मैंने बताया था कि वो फेरिटीन बनाता है, तो फेरिटीन बनाने के लिए Fe, आयरन तो चाहिए। आपने अमाइनो एसिड्स तो ले लिया, लेकिन अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट हो उसके लिए जिंक चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे काम होते हैं प्रोटीन के, उनको करने के लिए दूसरे अवयव भी चाहिए। तो वो अगर आप प्रोटीन खाए जा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, तो फेरिटीन नहीं बनेगा, कहां से बनेगा? इसीलिए
विटामिन सी, डी और बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, जिससे आपका कोलेजन बन सके, इम्यूनिटी डेवलप हो सके, बोन हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये सारी चीजें इस प्रोटीन पाउडर में ऑलरेडी मिलाई गई है और उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में होनी चाहिए, यानी ऑप्टिमम क्वांटिटी में। तो ये प्रोटीन कोई नुकसान नहीं देता आपको, क्योंकि इसमें होमोसिस्टीन बहुत कम होता है और अच्छे से ब्रेक होता है। इसमें केसिन नहीं है, और इसमें केसिन नहीं है, और इसमें प्रोटीन के प्रॉपर सिंथेसिस के लिए जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, वो सारी चीजें। अब एक और चीज मैंने जो बताया कि मैं बताऊंगा, दैट इज ल्यूसिन। कि ल्यूसिन है क्या, क्या बला है, कोई समझा सकता है? सुमन मैम ने इसके बारे में बताया गया था, बोले कहीं ना कहीं इनको बताया था, तो सुमन मैम बताएंगे कि ल्यूसिन क्या है। ल्यूसीन याद नहीं आ रहा सर, भूल गई। ये ल्यूसिन जो है वो भी एक अमाइनो एसिड है, जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड बोलते हैं उसको, बीसीए। ये जरूरी है प्रोटीन को तोड़ करके मसल्स बनाने के लिए। प्रोटीन सबसे ज्यादा लोग लेते हैं मसल डेवलप करने के लिए। प्रोटीन का मेन पर्पस तो मसल्स बिल्ड करना ही है, ज्यादातर लोगों का। और प्रोटीन का काम भी 70% काम तो इसका मसल बिल्ड करना है। तो अगर ल्यूसिन नहीं होगा आपके प्रोटीन में सफिशिएंट मात्रा में, तो प्रोटीन आप ले तो रहे हैं लेकिन मसल्स बिल्ड नहीं। जो मसल प्रोटीन होता है उसका 1/3 ल्यूसिन होता है, तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़िया करेगा, ये प्रोटीन आप लेंगे तो। मसल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, हमारे हड्डियों को मजबूत रखेगा, हमारे हार्ट हेल्थ को सही रखेगा। उसके अलावा सूजन को शरीर में कम करेगा, हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस को, क्योंकि ब्रेन में जो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज होती है न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स एक दूसरे से वायर से नहीं कनेक्टेड है। जो नर्व्स हैं जो वो बॉडी में ट्रैवल होते हैं, ब्रेन में नहीं है। ब्रेन तो आप तो देखेंगे कि एक गुच्छा सा रखा रहता है, एक दूसरे से सेल कनेक्टेड रहता है, आपस में सटे हुए रहते हैं, और वहीं से वो इंटरनल ट्रांसफर एक दूसरे से कनेक्शन से ट्रांसफर करते हैं। तो उनके बीच में जब वो प्रोटीन जमा हो जाता है, जब केसिन वाला प्रोटीन है, तो ब्रेन का फंक्शन भी डिक्रीज होता है। आप चीजें भूलने लगते हैं, आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते। होता है ना आपके साथ कभी, अरे यार अभी तो नाम याद था, लोग बोलते हैं ना गले में आके अटक गया। कई बार आपको किसी को कॉल करना होता है, आप फोन उठाते हैं कॉल करने के लिए, कि फोन बुक में उसका नंबर ढूंढेंगे और कॉल करेंगे, लेकिन नंबर क्या नाम से सेव किया वो याद ही नहीं आता। होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे केसेस में ये चीज इंपॉर्टेंट। तो उस चीज को ये इंप्रूव करेगा ये प्रोटीन। या तो आप उस बंदे को प्रोटीन बंद कर देंगे तो और दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में आप ये प्रोटीन दे सकते हैं। बूस्टिंग द मूड, मूड बेहतर करता है, और भूख और क्रेविंग्स को कम करता है, लेकिन बहुत कम कैलोरी और बहुत शुगर ना के बराबर के साथ। यानी ये वेट लॉस में भी असिस्ट करेगा, हंगर और क्रेविंग्स को कम करके और न्यूट्रिएंट्स देकर। इसका यूजेस कैसे है, आपको 150 से 200 ml पानी में, 150 से 200 ml पानी में, यानी एक जो जनरल ग्लास आता है उसमें 25 ग्राम, इस बॉक्स के साथ 5 ग्राम का एक चम्मच आता है, यानी 5 चम्मच। चम्मच मतलब ऐसे ऊपर तक वो टीला बना के नहीं भरना है, लेवल्ड स्पून। 5 चम्मच उसमें डालना है, 5 स्पून ऑफ ईच सर्विंग्स। जिसका स्पून है वो 5 ग्राम का है। उसके बाद वंस अ डे बिफोर मील, वनीला फ्लेवर में आता है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको एक बार लेना है मील के पहले, अगर आपके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर ये 18 ईयर्स एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है, 18 से नीचे वालों के, 17 से नीचे वालों के लिए आप
जो हमारा दूसरा प्रो किड्स है वो दे सकते हैं। लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट लेडीज को आप प्रो किड्स दे सकते हैं। जब आपको इसको वेट लॉस के तौर पे इस्तेमाल करना है, वेट लॉस के लिए जब आपको इसको इस्तेमाल करना है डाइट रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो आपको क्या करना है, 5 स्पून प्रोटीन जो बनाना है उसका शेक, उसमें 1 स्पून फाइबर मिलाना है, हाई फाइबर, और उसका शेक बना लीजिए। शेक बनाने के बाद उसको पी लीजिए। उसके बाद कम से कम 3 स्पाइरुलिना कैप्सूल खा लीजिए, ताकि एक फूड से आपको जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है उसमें कोई कमी ना आए, भूख ना लगे। सुबह नाश्ते के बदले और रात को डिनर के बदले ये लेना शुरू कीजिए, और साथ में बीसीएम कीजिए। 5-6 किलो वजन हर महीने। क्या करना है, सुबह नाश्ते के बदले प्रोटीन प्लस फाइबर शेक, 5 स्पून प्रोटीन, 1 स्पून फाइबर, 200 ml पानी में, गर्म पानी में शेक बनाइए, गुनगुने पानी में शेक बनाइए और पी जाइए। उसके बाद 3 स्पाइरुलिना कैप्सूल खा लीजिए। रात को भी डिनर के बदले यही कीजिए। अगर फिर भी पेट खाली लगे, भूख लगे, क्योंकि वॉल्यूम आपके खाने का ज्यादा होता है, ये कम हो जाएगा, तो जो साइकोलॉजिकल भूख है वो लगेगी। शुरुआत में कुछ दिन हो सकता है, 10-15 दिन लगेगी। तो फिलर के तौर पे आप सैलेड वगैरह ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है, या बिना तड़के वाली दाल पी सकते हैं अगर सॉल्ट क्रेविंग हो रही है। फ्रूट्स और सैलेड सबसे अच्छा फिलर है। और साथ में बीसीएम एक या 2 बार कीजिए। किसी भी तरह का वेट हो, वेट लॉस जरूर है। तो एक ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। तो आज से आपको प्रोटीन के बारे में लोगों को बताना है।